आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के दूसरे चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। अभी तक हमने इस चैप्टर के 3 पार्टों पर चर्चा किया था और हमने उन तीनों पार्टों को YouTube पर अपलोड भी कर दिया है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चौथे पार्ट में हम आज चर्चा करेंगे कि रूसी क्रांति के बाद रूस में किस तरह के परिवर्तन हुए और राजशाही सत्ता को हटाने के लिए किस तरह के संघर्ष करने पड़े रूस को। आज हम इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस क्लास को भी 30 से 35 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दें, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के कारण बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप बहुत लंबी क्लास चलाते हैं। तो हम उनकी शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम रूसी क्रांति के बाद जो परिवर्तन हुए या रूसी राजशाही व्यवस्था को हटाने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, आज हम इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। चूँकि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस तरह से पराजित हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस पराजित हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि रूस कि 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में लगभग रूस के 70 लाख सैनिक शहीद हो गए थे या मारे गए थे। उसके बाद रूसी सैनिकों ने युद्ध न लड़ने का फैसला किया, मतलब अपने शासक के विरुद्ध चले गए और उन्होंने अपने शासक से निवेदन किया कि हमें युद्ध में ना झोंका जाए। इसके बाद रूस पराजित हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमने चर्चा किया था कि किस तरह से आंदोलन हुए, किस तरह से, चूंकि रूस में जर्मन विरोध की भावनाएं जो थी वह प्रबल हो चुकी थी। और जर्मन विरोध की भावनाएं कितनी प्रबल थी, आप इसका अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि रूस का जो सबसे प्रमुख औद्योगिक नगर था सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि वह एक जर्मन शब्द था, वह एक जर्मन भाषा का शब्द था पीटर्सबर्ग, तो उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राद रख दिया। उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राद रख दिया। उसके बाद क्या हुआ था कि 25 फरवरी को सरकार ने जब जो जार शासक था वह डयूमा में उपस्थित पार्टियों का सलाह लेना बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 25 अक्टूबर को सरकार ने डयूमा को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद 22 अक्टूबर को चल रही जो विरोध थी वह और प्रबल हो गई, और इस विद्रोह का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, और उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनकी प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता के कारण बाद में उस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। हमने इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर पिछले पार्ट में चर्चा किया था। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि किस तरह से अपने सैनिक कमांडरों की सलाह पर जार शासक ने अपनी सत्ता छोड़ दी, मतलब सिंहासन छोड़ दिया। वह तिथि कौन सी थी? वह तिथि 2 मार्च थी। हमने इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर, इन सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, तथ्यों पर चर्चा हमने पिछले पार्ट में किया था। आज हम चर्चा करेंगे
कि जब जार शासक ने अपना सिंहासन छोड़ दिया तो उसके बाद रूस में किस तरह की शासन व्यवस्था प्रणाली चली, क्योंकि लोगों को संचालित करने के लिए किसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो जब जार शासक ने अपना सिंहासन छोड़ दिया तो उसके बाद किस तरह की व्यवस्था लोगों को संचालित कर रही थी, या रूस में किस तरह की शासन व्यवस्था उस समय चल रही थी। हाँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत और डयूमा के नेताओं ने मिलकर अंतरिम सरकार बनाई। और यही सरकार जो थी रूस की शासन व्यवस्था को संचालित कर रही थी। कब? जब जार शासक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपनी सत्ता को छोड़ दिया था। तो सोवियत क्या है कि सोवियत रूस के एक स्थानीय स्वशासी संगठन है। सोवियत और डयूमा के नेताओं ने मिलकर अंतरिम सरकार बनाई। और जो क्रांति हुआ था उस क्रांति का श्रेय पेट्रोग्राद की जनता ने ले लिया। जो राजशाही झंडा था वह पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। और यह घटना कब हुई थी? यह घटना फरवरी 1917 को हुआ था। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला प्रमुख प्रश्न है कि बोल्शेविकों के निर्वासित नेता या रूस के जो क्रांति के प्रमुख नेता या प्रथम नेता या रूसी क्रांति के जन्मदाता व्लादिमीर लेनिन को कब वापस रूस बुलाया गया? यह प्रश्न है कि रूसी क्रांति के जन्मदाता व्लादिमीर लेनिन को कब रूस बुलाया गया, या उनका रूस में आगमन दोबारा कब हुआ निर्वासित होने के बाद? तो लिखिए कि अप्रैल 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन वापस रूस बुलाए गए। अप्रैल 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों। अब यहाँ से दो प्रश्न बनता है। एक तो प्रश्न है कि व्लादिमीर लेनिन को वापस रूस कब बुलाया गया? तो व्लादिमीर लेनिन को अप्रैल 1917 ईस्वी को वापस रूस में बुलाया गया। लेकिन व्लादिमीर लेनिन किसके नेता थे? तो व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविकों के नेता थे। व्लादिमीर लेनिन के 3 कथन थे जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। और वे तीनों कथन क्या हैं
उसे लिख लीजिए आप लोग कि प्रश्न लिख लीजिए कि व्लादिमीर लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या था। व्लादिमीर लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या था। तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि युद्ध को समाप्त किया जाए, युद्ध को समाप्त किया जाए, जो जमीनें हैं वह किसानों में बांट दिया जाए तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यही व्लादिमीर लेनिन के 3 कथन थे जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो अप्रैल थीसिस क्या था? व्लादिमीर लेनिन, दिखाई देगा ना, लिख तो दे रहे हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि व्लादिमीर लेनिन के 3 कथन कौन से थे जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। चलिए, ये सब प्रश्न अधिकांशतः जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं क्लास में, केवल जो प्रश्न उत्तर हैं बस उसी को लिखाकर अपना कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल थीसिस क्या है? अब चूंकि बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, अब बोर्ड एग्जाम होगा नई शिक्षा नीति में, तो उसके बाद अब जो प्रश्न है, प्रश्नों का जो लेवल है वह थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा। और प्रश्नों का लेवल जब स्टैंडर्ड होगा तब ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे कि अप्रैल थीसिस क्या था। लिखिए, व्लादिमीर लेनिन के 3 कथन। ये 3 कथन कौन कौन से थे? लिख लीजिए, युद्ध को समाप्त किया जाए, युद्ध को समाप्त किया जाए, जमीनों को किसानों में बांट दिया जाए, किसानों में बांट दिया जाए, किसानों में बांट दिया जाए तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। किया जाए, ये 3 कथन थे जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, जिन्हें अप्रैल थीसिस कहते हैं। ठीक है, इतना है कि व्लादिमीर एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूछा जाता है। हाँ, अगर टीचर अपने से पेपर ना बनाए और बोर्ड के तरफ से पेपर आए तो यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि व्लादिमीर लेनिन के 3 कथन कौन कौन से थे जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन के 3 कथन, युद्ध को समाप्त किया जाए, जमीनों को किसानों में बांट दिया जाए तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 विचार थे व्लादिमीर लेनिन के, ये 3
सलाह थे जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ पर कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर वहीं पर दे देंगे। ठीक। और व्लादिमीर लेनिन ने एक सलाह और दिया था, यह किसने सलाह दिया था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए? यह प्रश्न है, लिख लीजिए कि यह किसने सलाह दिया था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए? तो लिखिए कि व्लादिमीर लेनिन का सुझाव था कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन रूसी क्रांति के जन्मदाता, जिनको निर्वासित कर दिया गया था रूस से, उसके बाद में फिर इन्हें वापस रूस बुलाया गया। अब और वह घटना कब थी? जब इन्हें वापस रूस बुलाया गया अप्रैल 1917 में। और अप्रैल 1917 में ही आते ही उन्होंने 3 सलाह दिए। उन्होंने अपने 3 विचारों को प्रकट किया, और वे 3 विचार क्या थे? कि युद्ध को समाप्त किया जाए, जमीनों को किसानों में बांट दिया जाए तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 विचार थे उनके, जिन्हें अप्रैल थीसिस कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यही लिख दीजिएगा। और अगर एग्जामिनर आपने यही उत्तर लिखा है तो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन का यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, यह किसका सुझाव था? तो यह सुझाव था व्लादिमीर लेनिन का। यह सुझाव व्लादिमीर लेनिन का था। इतना पॉइंट्स है, इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत लंबी क्लास नहीं चलाएंगे। हमारा तो प्रयास रहता है कि 25 से 30 मिनट के अंदर क्लास समाप्त हो जाए, लेकिन इतिहास है। इतिहास में अगर आप जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक आप भूमिका नहीं बनाएंगे, तब तक इतिहास को समझ पाना थोड़ा सा कठिन लगता है। इसलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था? चूंकि जब क्रांति हुआ था, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें सैनिक अधिकारियों का, भूस्वामियों का, उद्योगपतियों का बोलबाला था।
अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारियों का, उद्योगपतियों का, भूस्वामियों का बोलबाला था, जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त हो गया। और उसके बाद उस सरकार में जो शामिल उदारवादी और समाजवादी लोग थे, वे एक अस्थाई सरकार चाहते थे कि लोगों को एक अस्थाई सरकार मिले जो लोगों के हिसाब से चले, जो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चले। एक ऐसी सरकार चाहते थे उदारवादी और समाजवादी लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया। बोल्शेविक कौन थे? कम्युनिस्टी पार्टी के लोग थे। और जब इनके बीच टकराव बढ़ता गया तो लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। और सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था। लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए कब राजी किया था या कब राजी कर लिया था, यह प्रश्न है। कि लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए कब राजी कर लिया था, तो लिखिए कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था। ठीक है, कब्जा कर लिया था। चूंकि लेनिन को जो था वह अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप जाने की आशंका दिखाई दे रही थी और अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद लेनिन ने क्या किया कि सितंबर में अंतरिम सरकार के विरोध पर चर्चा शुरू किया। उसके बाद लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के लोगों से बात किया और उनसे कहा कि आप सत्ता पर कब्जा कीजिए। जिसके बाद पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी हो गए। कब? 16 अक्टूबर 1917 को। चूंकि अक्टूबर क्रांति चल रही है, अक्टूबर में ही रूस की क्रांति हुई थी। हमने पहले ही पार्ट में इसके विषय में चर्चा किया था। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसे ज़रूर देखिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आप सभी पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आप
किसी भी चीज को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इतना आप लोग नोट करिए। इसके बाद अब अगला जो प्रश्न है कि सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का भी गठन किया गया था। इसके बाद 24 अक्टूबर को लेनिन ने, अभी हमने बताया कि लेनिन ने अंतरिम सरकार के विरुद्ध आंदोलन विद्रोह करने का उनके विचार आया उनमें। तो यह आंदोलन कब हुआ, यह विद्रोह कब हुआ, तो लिख लीजिए कि 24 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। आपसे अगर प्रश्न कोई पूछे कि लेनिन किस पार्टी का नेता था, तो लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था। इसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, फिर अपने दिमाग में बैठा कर रखिए कि लेनिन जो था वह बोल्शेविक पार्टी का नेता था और 24 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। ठीक है, इतना पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब 2-3 और पॉइंट्स हैं, उस पर हम चर्चा करके फिर इस आज के क्लास को समाप्त कर देंगे। अब जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री उस समय अंतरिम सरकार के थे, केरेंस्की जो प्रधानमंत्री थे, वे सेना को इकट्ठा करने के लिए पेट्रोग्राद से बाहर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को भेजा गया। लेकिन इसी समय मौके की नजाकत को समझते हुए क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें तथा मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। ठीक है, तो क्रांतिकारी समितियों ने मौके की नजाकत, जब रूस में उथल पुथल मचा हुआ था, 1918-19 की बात है जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ था कि रूस में उथल पुथल मचा हुआ था। प्रधानमंत्री भी शहर छोड़कर चले गए थे अपनी सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। तो मौके की नजाकत को समझते हुए क्रांतिकारी समितियों ने यह निर्णय किया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लेंगे और मंत्रियों को भी गिरफ्तार करेंगे।
क्रांतिकारी समितियों ने यह आदेश दिया अपने लोगों को कि आप जाकर सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसके बाद हुआ क्या कि उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत से विंटर पैलेस पर बमबारी की गई थी। ये प्रश्न लिख लीजिए कि किस युद्धपोत से विंटर पैलेस पर रूसी क्रांतिकारियों ने बमबारी की थी। यह प्रश्न है कि किस युद्धपोत से रूसी क्रांतिकारियों ने विंटर पैलेस पर बमबारी की थी। विंटर पैलेस हमने बताया था पहले पार्ट में, उसे समझ लीजिएगा वहाँ पर। तो लिखिए अरोरा नामक युद्धपोत से रूसी क्रांतिकारियों ने विंटर पैलेस पर बमबारी की थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सैनिक थे वे भी छोड़कर चले गए और धीरे धीरे क्रांतिकारी समितियों ने पेट्रोग्राद शहर पर कब्जा कर लिया। शाम होते होते पेट्रोग्राद शहर पर क्रांतिकारी समितियों का कब्जा हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं एक अंतिम प्रश्न के साथ कि कॉमिंटर्न क्या था। कॉमिंटर्न एक शब्द प्रयोग हुआ है इसमें, कॉमिंटर्न। तो कॉमिंटर्न क्या था, तो लिखिए कि कॉमिंटर्न कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या था, या कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किस नाम से जानते हैं, तो कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो जिसकी स्थापना 1919 को हुई थी। जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी को हुई थी। कि कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी को हुई थी। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया और हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया बहुत गहराई से चर्चा किया। हमने सारे पॉइंट्स को बहुत गहराई से समझने समझाने का प्रयास किया
और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ में भी आए होंगे। अगर किसी पॉइंट्स में कोई भी डाउट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसका रिवीजन क्लास भी लाएंगे, तो उसमें जो पॉइंट्स छूटे रहेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले क्लास में फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।